जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस पर। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि मेरे साथ आप लोग बीपीएससी 3.0 के जो टीजीटी की जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, रिसेंट कुछ टाइम में मतलब हो जाएगा, उसके लिए क्लासेस कर रहे हैं। और अब तक हम करीब 5 से 6 क्लास कर चुके हैं और आज एक नया सेशन, एक नई क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए इंग्लिश क्लास शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है आज के क्वेश्चन में। आज का क्वेश्चन जो पहला रखा गया है, ये आपको दिया गया है स्ट्रेट लाइन या फिर कहा जाए जो रेखाओं का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके ऊपर। बेटा ये क्वेश्चन को यहाँ पे रखने का एक बेसिक रीजन ये है कि यहाँ पर हम एक छोटे से नए कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन को जरा पढ़ लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, एक कॉन्टेक्स्ट बनी रहती है इस तरीके से। तो क्वेश्चन कहता है कि यदि बिंदु 5, 1, 2, 3 और 8 और 2m जो है वो सरेख है तो m का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब तीन बिंदु आपको दिए हुए हैं और ये तीनों ही बिंदु जो है एक रेखा पर आते हैं। तो अगर तीन बिंदु एक ही रेखा पर आते हैं तो होता क्या है? अगर तीन बिंदु एक ही रेखा पर आते हैं तो होता क्या है, जरा ये बात पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या चीज आने वाली है हमारे पास। यहाँ पर सुनिए, ध्यान से देखिएगा कि अगर मेरे पास कोई भी एक रेखा है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी एक रेखा है और इस रेखा पर क्या हो रहा है, इस रेखा पर क्या होंगे, बहुत सारे बिंदु होंगे। ठीक है, इस रेखा पर बहुत सारे बिंदु होंगे क्योंकि रेखा क्या होती है, बिंदुओं से मिलकर बनती है। ठीक है, एक रेखा पर अनगिनत बिंदु होते हैं। अब अगर हम कह रहे हैं कि अगर मुझे तीन बिंदु दिए हुए हैं, अगर मुझे तीन बिंदु जो है उनके निर्देशांक दिए हुए हैं, तो फिर हम उनके बीच में क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, तो फिर हम उनके बीच में क्या रिलेशन निकाल सकते हैं। तो बात जो हम यहाँ पे करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं स्लोप की। हम यहाँ बात करने वाले हैं स्लोप की। ठीक है, अभी स्लोप होता क्या है? ठीक है, अभी स्लोप होता क्या है, मान लीजिए एक रेखा है कुछ इस तरह से। ठीक है, एक रेखा है कुछ इस तरह से। अब इस रेखा पर अगर हमें ये कहा जाए कि इसकी स्लोप क्या है, या फिर ये कहा जाए कि जो ये रेखा है वो यहाँ पर x पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है, तो बात एक ही है। क्या कहा मैंने? अगर हमसे ये पूछा जाए कि ये रेखा यहाँ पर कितने डिग्री पर झुकी हुई है, यानी कि मैं एंगल निकाल दूं, या फिर मैं ये कह दूं कि इस रेखा की स्लोप कितनी है, बात एक ही है। स्लोप निकालने के आपके पास दो तरीके होते हैं, जिनमें से एक तरीका होता है, आप स्लोप निकालने के लिए ध्यान से देखेंगे, आप स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले m इक्वल्स टू, या तो मेरे पास एक मेथड ये है कि मैं स्लोप निकालने के लिए यूज करूं tan थीटा। क्या यूज करूं? tan थीटा। जो भी आपको यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, जो भी आपको यहाँ पे एंगल दिया हुआ है उसका क्या करूं, tan निकाल दूं। या फिर एक और तरीका होता है मेरे पास स्लोप निकालने का, उसमें क्या होता है, मान लिया जाए कि जो ये वाला पॉइंट है वो x2 y2 है और ये पॉइंट जो है मेरा ये x1 y1 है। तो क्या होगा, स्लोप निकालने के लिए आप बहुत ही आसान सा काम करते हो, y2 में से y1 हटा माइनस करके x2 अपॉन x2 माइनस x1 से क्या कर देते हो, उसको डिवाइड कर देते हो। ये दो तरीके हैं स्लोप निकालने के, हमेशा के लिए आप इसको यूज कर सकते हो अगर आपको जो रेखा है उस पे बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हो तब। कहने का मतलब जब आपको लाइन के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स हैं, वो ऑलरेडी गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक बार जरा इधर आते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, मेरा क्वेश्चन कहता है कि एक रेखा है, इसमें एक बिंदु हम A मान लेते हैं, दूसरा बिंदु B मान लेते हैं, तीसरा बिंदु C मान लेते हैं। अब बात यह आती है कि हम स्लोप की बात कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जब भी हम स्लोप की बात करते हैं किसी भी लाइन पर, जब हम स्लोप निकालते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये दो बिंदु हैं तो इनकी स्लोप m निकलेगी। अगर मैं इसी लाइन पर, अब ये बात है जो कॉन्सेप्चुअल है, अगर इसी लाइन पर मैं यहाँ पर इसको और आगे बढ़ाकर एक बिंदु यहाँ ले लूं और एक बिंदु यहाँ ले लूं, तब भी जो इसकी स्लोप निकलेगी वो m ही होगी। इनफैक्ट अगर आप कोई इसको और बड़ा बना ली जाए, इसको और बड़ा बना दिया जाए और एक बिंदु यहाँ पर ली जाए, एक बिंदु यहाँ पे ली जाए, तब भी इसकी स्लोप m ही निकलेगी। बेटा जो स्लोप जो होती है ये लाइन की ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसी मेजरेबल प्रॉपर्टी है जिसको हम माप सकते हैं,
क्योंकि पूरी लाइन के लिए एकदम सेम रहती है, सामान्य रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। बदलाव सिर्फ तब आएगा जब लाइन दूसरी बन जाएगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब हमें क्वेश्चंस मिलते हैं लाइन के करने के लिए, रेखाओं के करने के लिए, तो ये स्लोप का जो कॉन्सेप्ट होता है ये बड़ा ही इजी रहता है सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन वापस। तो अगर ये बिंदु जो है वो सरेख है, एक ही रेखा पे है, तो इनकी स्लोप बराबर होनी चाहिए, चाहे मैं कोई से भी बिंदु का यूज करूं। तो अगर मैं ए बी का इस्तेमाल करूं, मैं ए बी यहां पर सही से निकाल के दिखाऊं, तो मैं लिखता हूं स्लोप किसकी, ए बी की। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे स्लोप बीसी का निकालूं, भाई बीसी का क्यों निकालूंगी, एक ही लाइन पे तो ये आते हैं, तो स्लोप तो बराबर ही होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ स्लोप बीसी की, तो ये आपस में बराबर होनी चाहिए। तो जब मैं ए बी की स्लोप निकालूंगा तो यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -3 -1 अपॉन में -2 -5। इधर क्या जाना चाहिए, इधर आना चाहिए 2m -3 अपॉन में 8 -2। ठीक है, तो ये क्या बनता है, देखो -4 -7 इज इक्वल्स टू 2m +3 अपॉन 8 +2, जिसको हम सीधे सीधे क्या लिख दे, 10 लिख देते हैं। ठीक है, अब ये हो गए प्लस। अब यहां से m निकालना आपके लिए कितना ज्यादा आसान है, आप देख सकते हो। स्लोप का कॉन्सेप्ट ही ऐसा होता है बच्चों कि क्या होगा, आप स्लोप की प्रॉपर्टी यूज करी जाए अगर, तो वो आपके क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इजी कर देती हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ सॉल्व करना है तो बहुत ज्यादा इजी हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करने को रह गया है, आपसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14m + 21, शिफ्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, 19 इक्वल्स टू 14 अपॉन, और 19 अपॉन में 14 इज इक्वल्स टू m। तो आपका आंसर जो है वो ए वाला है। ठीक है, अब देखो जब बात आ ही गई है स्लोप वाली, तो थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी जरूरी बात जो है वो ध्यान रखने की ये है कि अगर हमारे पास में दो लाइन है, ठीक है, और ये दोनों लाइन आपस में है समानांतर, ये दोनों लाइन कैसी दिखाई पड़ रही है, आपस में है समानांतर। तो अगर मैं इसकी स्लोप को m1 कह दूं और इसकी स्लोप को m2 कह दूं, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो m1 है वो m2 के बराबर होगा। कब, जब ये लाइन L1 जो है वो लाइन L2 के पैरेलल होगी। यहाँ पे आप लिख के रख लो, if L1 is parallel to L2 then M1 is equal to M2। और एक और चीज यहां पर आनी चाहिए जो कि बहुत जरूरी बात और है, कि अगर एक लाइन आपको कुछ इस तरह से दी हुई है, मान लिया जाए कि जो ये लाइन है वो L1 है, इस पे परपेंडिकुलर एक लाइन है, मान लिया जाए L2 है, मैं ये कहूं कि L1 की स्लोप M1 है और L2 की स्लोप M2 है, और मैंने क्या कहा कि ये आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर है, आपस में कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। ये L2 जो है वो L1 पे क्या हो रहा है, लंब बना हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखा जाएगा कि अगर मैं M1 M2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमेशा -1 आएगा। ठीक है, हमेशा -1 आए, फिर ये कहा जाए M1 जो होगा वो -1/M2 होगा। ये दो बातें बहुत जरूरी है। ठीक है, ये दो बातें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इनको हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने जब सरेख वाली बात आई थी तो मैंने ये जो मैंने यूज किया था वो मैंने ये पैरेलल वाला कंडीशन ही यूज किया था, क्योंकि लाइनें सरेख है। देखो एक चीज बताता हूं, अगर लाइन जो है सरेख है मतलब कि एक ही रेखा पर है, ठीक है, और एक लाइन जो है वो यहां से लेके यहां तक आ गई। ठीक है, मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, एक लाइन जो है वो यहां से लेकर यहां तक आ गई, अगर इसी लाइन को उठा के यहां पर रख दिया जाए, ठीक है, तो ये पहले वाले की क्या हो गई, पहले वाले की हो गई पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होता है, स्लोप बराबर होती है। तो लाइन जो है वो स्लोप जो होगी वो लाइन की वो बराबर होगी, चाहे कितने भी बिंदु वहां पर हमें मिल जाए। ठीक है, तो अब क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, एक मिनट, ये हो गया, हाँ जी, इस पे आते हैं। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन भी हो सकता है, बिंदु दे रखे हैं आपको 3, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, बी पर समकोण त्रिभुज है, तो ए का मान क्या हो। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, इसको हम स्लोप के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करेंगे। एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, हमने कहा कि बी पर समकोण है, तो यहां पर मेरा
बी पॉइंट आ गया, इधर हमने ए लिख लिया, इधर हमने बी लिख लिया। ठीक है, अब देखो ये हो गया 2,9, एक मिनट, यहाँ मैंने बी नहीं सी लिखना है। हाँ, यहाँ पर ये आ गया a, 5 और इधर हो गया 5, 4। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब स्लोप निकालोगे। ठीक है, इसने कहा कि ये समकोण त्रिभुज है, तो मुझे क्या मालूम पड़ा, मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पर 90 का कोण है, और अगर यहाँ पर 90 का कोण है तो जो AB है वो BC पर परपेंडिकुलर है। अगर AB जो है BC पर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर में जो स्लोप होती है उनके बीच का रिलेशन क्या होता है, -1 आता है मल्टीप्लाई करके। तो अगर मैं क्या करूं, AB की स्लोप निकाल लूं और BC की स्लोप निकाल लूं तो आंसर निकल सकता है। तो AB की स्लोप निकालते हैं जल्दी से फटाफट से। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो AB की स्लोप आएगी, यहाँ पे लिखते हैं फटाफट, AB की स्लोप जो आएगी यहाँ पर वो आएगी 9 माइनस ए, हाँ 9 माइनस 5 अपॉन में 2 माइनस ए। और दूसरा BC, अगर BC की स्लोप निकाली जाए तो BC की स्लोप यहाँ पे क्या आनी चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए 5 माइनस 4 अपॉन में a माइनस 5। अब क्योंकि ये क्या है, ये है आपस में परपेंडिकुलर, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, किसको, इसकी वैल्यू जरा फाइंड कर ली जाए तो ये है 4 अपॉन में 2 माइनस ए और ये है 1 अपॉन में a माइनस 5। इन दोनों को गुणा करके, ठीक है, इन दोनों को गुणा करके तो क्या है 4 अपॉन 2 माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन a माइनस 5 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। ये हमने कहां से लिया है, -1 कहां से लिया है, क्योंकि दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट आएगा वो -1 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये क्या आना चाहिए, ये आ जाएगा 4 अपॉन 2 माइनस ए और a माइनस 5 इक्वल टू -1। अब यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम दिख रही है, मैं इसको अगले पेज पे सॉल्व करता हूँ। 2 माइनस ए और a माइनस 5। तो क्या कर ले बेटा, इसका क्या कर ले, देखो सबसे पहले जो काम मैं ये करूंगा कि यहाँ पर माइनस कॉमन निकाल, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2a माइनस 10 माइनस स्क्वायर प्लस 5a इक्वल्स टू -1। फटाफट से इस काम को निपटाते हैं। तो ए स्क्वायर वहां जाएगा, पॉजिटिव का बन जाएगा, यहाँ से आएगा 7 नेगेटिव का आ जाएगा, यहाँ से मेरा पॉजिटिव का बन जाएगा। ठीक है, 4 को इधर भेजता हूँ तो a स्क्वायर माइनस 7a माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपको देख के पता चल जाएगा कि a की वैल्यू जो है वो या तो 6 हो सकती है या फिर a की वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है। ठीक है, चलिए, तो 6 या 1 ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब तो यहाँ पे क्या समझे कि अगर प्रोडक्ट होगा तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट होगा यानी कि अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या करोगे, प्रोडक्ट को नेगेटिव 1 ले लोगे। किसके प्रोडक्ट नेगेटिव 1 ले लोगे, स्लोप के प्रोडक्ट को। और अगर जो लाइन है वो पैरेलल है, समांतर है, एक ही रेखा पर होती है तो उनकी जो स्लोप होगी वो बराबर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, क्षेत्रमिति की। बट ये यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं कि क्वेश्चन कहता है एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर 37 है। अच्छा, ये परिधि क्या होता है, परिधि होता है 2 पाई r। ठीक है, और त्रिज्या, त्रिज्या होती है r। इनका अंतर कितना है, 37। तो वृत्त की परिधि ज्ञात की। तो ठीक है भाई, अब यहाँ पहले क्या करना पड़ेगा, पहले r निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो r निकालने के लिए आप क्या करोगे भाई, देखो सबसे पहले तो r निकालने के लिए r को कॉमन निकालो, पाई की वैल्यू को पुट करो, -1 इज इक्वल टू 37। या फिर ये कहा जाए यहां से एलसीएम लेकर 44 माइनस 7 इज इक्वल टू 37। अब क्या देखोगे, अब क्या देखोगे कि r और यहाँ क्या आ गया 37 अपॉन 7 इक्वल टू 37। r की वैल्यू आ गई 7। अगर r की वैल्यू 7 है तो परिधि क्या होगी, परिधि होती है 2 पाई r। इसका मतलब 2
22/7 और रेडियस कितना 7 आया था, ये आपने काट दिया, आंसर आ गया 44। ठीक है, आसान क्वेश्चन था बट एग्जाम का क्वेश्चन है तो हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब ये है थोड़ा सुंदर सा सवाल, ठीक है, जहां पर आप कॉन्सेप्ट को अगर पकड़ लेते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? अब बात को ध्यान से देखो। ये कहता है कि एक वृत्त है और उसका व्यास 40% से बढ़ा दिया गया। एक वृत्त है, उसका व्यास 40% से बढ़ा दिया गया, तो जो उसका क्षेत्रफल होगा वो कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले जरा छोटे से कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि आंसर क्या आने वाला है। जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। हम सर्कल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसने कहा कि इसका व्यास बढ़ाया गया 40% से। अगर व्यास को 40% बढ़ाया गया है तो त्रिज्या भी कितनी बढ़ जाएगी, 40% बढ़ जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, जितना व्यास बढ़ता है उतनी ही त्रिज्या भी बढ़ती है। ठीक है, अब अगर त्रिज्या 40% बढ़ चुकी है, ठीक है, तो जो नया एरिया होगा पाई, अब रेडियस कितना हो गया, देखो भाई रेडियस पहले आर था, अब हमने इसको 40% बढ़ा दिया, तो 40% किसका बढ़ा दिया, आर का, तो 40/100 गुणा आर, तो ये कितना हो गया, आर प्लस 40r/100। इसे काटना मत, जोड़ो इसे, ये आएगा 140r/100। तो यहां लिखना चाहिए 140/100 का स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन को यहीं पे लाके रोक दिया है। क्यों रोक दिया है, क्योंकि अब यहां से आगे जो है वो सिर्फ बताने वाली बात रह गई है। ठीक है, देखो आपको 14 का स्क्वायर आता होगा, कितना होता है 196, और ये 2 जरूर रखा है। ठीक है, और अपॉन में 100 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 4 लगा दो तो ये कट गया। अभी कितना बचा 196, बट्टे में क्या लिखा है 100, यानी कि परसेंट। ठीक है ना, यानी कि परसेंट। पहले कितना था भाई, पहले टाइम कितना भी रहा हो उसको तो हम 100% ही लेते हैं ना, चाहे कितना भी रहा हो उसको हम 100% ही लेते हैं, लेकिन नया वाला कितना हो गया 196, तो कितना बढ़ गया, 100 से 196 हो गया, तो कितना बढ़ गया 96%। कितना बढ़ गया 96%। यानी कि क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी बात देखनी है, सिर्फ इतनी सी बात देखनी है कि कितना परसेंट बढ़ा। इसने कहा 40% बढ़ा, तो भाई पहले 100 40 बढ़ गया तो 140 हो गया। ठीक है, हमें करना था स्क्वायर, तो हमने 140 का स्क्वायर किया तो 196। ठीक है, यानी कि 196% आ गया। ऐसे ही अगर ये बोल देता कि भाई 50% बढ़ा है, अगर ये कह देता 50% बढ़ा है, तो मैं क्या करता, तो मैं 150 का स्क्वायर करता, तो कितना आता 225, तो कितना बढ़ जाता 100 माइनस करो इसमें से, 125% बढ़ जाता। कल को वो कह देता कि भाई 70% बढ़ाया है, तो मैं क्या करता 170 और उसका क्या कर देता स्क्वायर, तो क्या आता 289%, यानी कि 189% बढ़ गया। देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि कितना परसेंट एरिया बढ़ा है। ठीक है, यानी कि रेडियस को देखकर स्क्वायर करके आप ये चीज सिर्फ देखते ही निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो एपी से है, और अब यहां से हम थोड़े से क्वेश्चन एपी के लेके चलते हैं, यानी कि समानांतर श्रेणी के लेके चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं जरा इसको ध्यान से। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक समानांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग जो है वो 63 है, और अगले 7 पदों का योग जो है वो 161 है। तो बताइए सार्वांतर क्या होगा, यानी कि जो आप डी निकालते हो ना, डी स्मॉल डी, वो कितना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में करना क्या है, देखो भाई इसने बोला कि पहले 7 पदों का योग, तो S7 दे दिया। ठीक है,
अच्छा, एक और चीज बड़ी जरूरी है समझाने वाली। देखते हैं कि आपको ये चीज मालूम है कि नहीं है। छोटी सी बात जरा ध्यान सुनना। आप एक फॉर्मूला याद करते हो, एस एन, जहां पर आप याद करते हो ये किसका फॉर्मूला है, योग का फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन आप इसे कहते क्या, आप इसे कहते हो एन पदों का योग, आप इसे कहते हो एन पदों का योग, सही कह रहा हूं ना। इसमें हल्का सा बदलाव कर लेना, इसे आप कहना पहले एन पदों का योग, क्योंकि यही सही है। यह है पहले एन पदों का योग। अगर मैंने कहा S7 तो आप कहेंगे पहले 7 पद जो है उनका योग, ठीक है। ये कोई से भी 7 नहीं हो सकते कि आपने कहीं से भी 7 उठा लिया और जोड़ दिया, नहीं, गलत है। अब जब भी S7 लिख रहे हो तो ये पहले 7 पदों का योग है, ठीक है। तो S7 क्या है, पहले 7 पदों का योग है, ठीक है। कितना है, 63, सही कह रहा हूं जी। और अगले 7 पदों का योग, अब क्योंकि अगर मैं ये कह देता कि Sn जो है वो नॉर्मल चीज होती है, तो अगले 7 कब मैं क्या लिख देता भाई, अगले 7 भी मैं S7 लिख देता और क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाता, क्योंकि ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता। अगले 7 पद कौन से होंगे, पहले 7 तो ले लिया, अगले 7 पद कौन से होंगे, अगले 7 पद होंगे 8 से लेकर 14 तक, इनका योग 161 है, इनका योग 161 है। तो ऐसे केस में क्या करना है भाई, ऐसे केस में बहुत छोटा सा काम करना है कि भाई इन दोनों को उठा के जोड़ देना है। तो S7 और S8 से लेके 14 तक कितना हो गया, यहां से इसको उठा के जोड़ा जाए तो 4, 2 और 2। अब ये क्या हो गए, पहले 7 और अगले 7 मिलाकर पहले 14 पदों का योग, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दें, ये भी पहले 7 पदों का योग है और ये पहले 14 पदों का योग है। अब मैं दोनों में ही Sn का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, उसको इस्तेमाल कर सकता हूं, ठीक है। तो देखिए, लेके चलते हैं इसको आगे, ठीक है। अच्छा भाई, अब क्वेश्चन में क्या लेके चला जाएगा, अब क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या रह गई है, कैलकुलेशन रह गई है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट ये ऐसे ही करना पड़ेगा, आगे ध्यान से देखेंगे। तो जब मैं S7 की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो 63 इज इक्वल्स टू 7/2। आपको a का मान नहीं पता, n जो है वो d है, फॉर्मूला n-1 होता है, तो सीधा 6d लिख के चलूं तो कोई परेशान ना होना, ठीक है। n-1 7-1 कितना हो गया, 6 हो गया। इसको सीधा सॉल्व करते हैं तो 7 से इसे काट देता हूं, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया 18, जो कि किसके बराबर है, 2a + 6d के बराबर है, ठीक है। ऐसे ही इसने मुझे कहा था कि जो S14 है वो कितना है, 224 है। तो यहाँ पे 14/2 2a + 13d, ठीक है। फिर से 14 में से एक मैंने हाथ के हाथ ही माइनस कर दिया। अब यहां से क्या होता है, यहां से अगर देखा तो 7 से ये कट जाएगा और 7 इसे भी काटेगा, 3 और 2 32 बार, एक मिनट, 32 नहीं आएगा, हाँ ठीक है, 21 3 बार और 14 32 बार, ठीक है, ठीक है। ये आ गया 2a + 13d। आपको ये दोनों चीजें मिल चुकी हैं, क्या करना है, उठाना है इनको, सीधा इनको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो एक है मेरे पास 32 2a + 13d, ठीक है। क्वेश्चन को आप मेरे साथ ही सॉल्व करते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। और आप देखिए आपको यहाँ से सीधा का सीधा d मिल जाएगा, सिर्फ इन्हें आप माइनस करिए, 2a कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से बचता है मेरे पास 14 इज इक्वल्स टू 7d, या ये कहा जाए d का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। 4 3 7 14, ठीक है। तो मेरा आंसर जो है वो यहाँ पर क्या है, आंसर आया है 2, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, जो मैंने यहां पर कहा कि जो Sn का फॉर्मूला है, इसको हमेशा क्या बोलना है दिमाग के अंदर, पहले n पदों का योग, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है, पहले n पदों का योग। चलिए अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। एक समांतर श्रेणी है, ठीक है, आपको ये दी हुई है और आपको देख के ही मालूम पड़ रहा है कि श्रेणी जो है वो घट रही है, यानी कि जो उसका सर्वांतर होगा, स्मॉल डी होगा, वो कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा। अच्छा, तो अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा तो एक बात ये भी आती है, कहीं ना कहीं जाकर जो एपी है उसमें 0 या उससे कम का कोई ना कोई पद आएगा,
यानी कि कोई ना कोई पद जो है वो माइनस वाला, नेगेटिव वाला, ऋणात्मक आएगा, तो हमसे यही सवाल ये पूछता है कि इसका कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। अब इसमें क्या कहा, देखो इसी बात को पकड़ते हैं कि क्योंकि यहाँ माइनस का डी है तो कहीं ना कहीं माइनस, कहीं ना कहीं जीरो या छोटा तो आना ही आना है। तो एक काम करते हैं, हम पहले सॉल्व करते हैं ए एन जो है वो क्या हो, जीरो हो। ठीक है, आप क्वेश्चन को देखिए होना कैसे है। हम सॉल्व करते हैं कि जो ए एन हो वो जीरो हो। अब ए एन क्या होता है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ये आपका ए एन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऊपर देखिए तो ए की वैल्यू एन आपको पता नहीं है क्योंकि वो तो निकालना है, और डी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वो माइनस का है। ठीक है, इसको सॉल्व किया जाए इसी तरीके से तो ये आपको देगा माइनस का 4n और प्लस 4 इक्वल टू 0। आप इस माइनस 4n को इधर भेज दीजिए तो ये आ गया 125 या फिर 125/4 इक्वल टू n। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान कैसा आ रहा है, आप देखोगे तो यहाँ पे n का मान जो है वो पूरा नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन में छूट जाएगी, अनुपात में रह जाएगी, या फिर कहा जाए कि दशमलव में आएगी। कितनी आएगी, इसको काटा जाए तो 3 आएगा, एक आएगा 0.25 बच जाएगा। एन ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि जीरो तो इसमें आता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जीरो है वो इस वाले श्रेणी में आता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, इसने पूछा है पहला ऋणात्मक, ये तो जीरो के लिए आया ना। जब हम यहां से आगे बढ़ते रहे, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, हम आगे बढ़ते गए तो 31.25 तक पहुंचे तो जीरो तक आ चुके हैं। अब इससे भी तो आगे जाना है माइनस की तरफ, तो इससे भी तो आगे जाना है। तो 31.25 से आगे कौन होगा भाई, 32 होगा। तो 32वां पद जो होगा वो पहला ऋणात्मक पद होगा। 32वां पद होगा पहला ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन करने का एक और तरीका होता है जहां पर हम इनइक्वालिटी यूज करते हैं। ठीक है ना, यहां पर आप लिखते हो कि an जो है वो छोटा होगा जीरो से। ठीक है, तब भी हम यही आंसर निकाल के देते हैं। बट जो जीरो वाली चीज है आपको दो बातें क्लियर करती है और आपको इसमें इनइक्वालिटी का याद रखने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, पहली बात क्या क्लियर करती है कि यहाँ पर जीरो जो है वो इस श्रेणी में आता ही नहीं है, क्योंकि अगर जीरो इस श्रेणी में आता होता तो यहाँ पर n का मान जो है वो पूरा का पूरा आया होता। कहने का मतलब एक प्राकृतिक संख्या होती, एक नेचुरल नंबर होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से एसएन का ही आया है हमारे पास। अब एसएन में क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी में जो s है यानी कि वही n पदों का योग कितना है 3n² - 4n हो तो इसका nवा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। जरा फिर से वही बात है कि मैं हर बार एक नया पेज खोल लेता हूँ और कुछ कहानी सुनाता हूँ, लेकिन ये कहानियां जो है ना वो आपके लिए थोड़ी सी जरूरी है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से कीजिए। देखो दो चीजें होती है, एक हमारे पास होता है एस, एक हमारे पास होता है ए। ठीक है, एक होता है एस एन, एक होता है ए एन। अब हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो ये एस एन होता है ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होता है। ठीक है, जिसे आप कहते हो द्विघातीय समीकरण। ठीक है, और जो ए एन होता है ये हमेशा लीनियर की फॉर्म में होता है, जिसे आप कहते हो रेखीय। ठीक है, यानी कि यहां पर जो इसकी घात होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, यहाँ पर घात कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, यानी कि जो इसकी डिग्री होगी वो कितनी होगी, 2 होगी, जबकि यहां पर जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक में जो एसएन होता है वो हमेशा क्वाड्रेटिक में ही होता है। अब जब भी आपको एसएन दिया हो और एएन पूछा हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा आसान तरीका होता है कि हम एएन निकालने के लिए एसएन में से एसएन - 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, एसएन में से एसएन - 1 माइनस कर देते हैं। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि जो एसएन है वो 3n² - 4n है। ठीक है, तो एसएन जो है वो 3n² -
4n। ठीक है, अच्छा तो इसमें से जब n-1 को माइनस करना पड़ेगा तो क्या करा जाएगा, तो अब ये काम जो है वो जरा ध्यान से अच्छे से बढ़िया से करते हैं। तो यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं कि an इज इक्वल्स टू 3n स्क्वायर माइनस 4n। एक बार कंफर्म करते हैं, हाँ जी, इसको आप लगा दो ब्रैकेट माइनस 3n-1 का स्क्वायर माइनस 4n-1। ये क्या किया मैंने, ये मैंने यहाँ पर n के मान को n ही रखा है, बट इस वाले के लिए n के मान में n-1 डाला गया है। अगर यहाँ पर मैं इससे आगे सॉल्व करूं तो मैं ये ब्रैकेट बाद में ओपन करूंगा, पहले ना ये ब्रैकेट ओपन कर लूं। ठीक है, तो 3 यहीं पर रखेंगे, ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, और ये ब्रैकेट ओपन कर लेता हूं। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जाएगा, तो ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस का 3n स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6n, अब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस 4n माइनस 4। अब एक और चीज देखो, यहां से जो ये मान था जो आपको Sn दिया हुआ 4n स्क्वायर माइनस 3n, ये पूरा कट जाता है। ये देखिए यहां से 3n स्क्वायर, एक मिनट, 3n स्क्वायर माइनस 4n जो था हमारा Sn, 3n स्क्वायर माइनस 4n, ये पूरा कट जाता है। 3n से 3n कट गया और 4n से 4n कट गया। अब क्या बचता है, एक बचता है 6n और माइनस 4 माइनस 3 माइनस, तो ये है हमारा ए। चेक करते हैं जरा जी, ये अपना आंसर है। तो एक छोटी सी बात ध्यान क्या रखना, यहाँ पे फिर से लिख कर दे देता हूं, an जो होता है वो हमेशा Sn माइनस Sn-1 है। ठीक है, अब देखो इसी सवाल में कुछ और चीजें भी आ सकती है। कैसे, आपको बिल्कुल यही क्वेश्चन दिया, ठीक है, आपसे ये कहा गया कि भाई इस श्रेणी का ना 8वां पद निकाल, इस श्रेणी का 8वां पद निकाल, तो आप क्या करोगे, देखो 8वां पद मतलब A8, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिख दूं S8, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, 8 से 1 कम तो S7। अब आप S8 भी यहां से फाइंड आउट कर सकते हो और S7 भी यहां से निकाल सकते हो, उठा के सीधा यहीं पे पुट कर देना है। ठीक है, ऐसे ही कोई ये कह दे कि भाई 12वां पद निकाल के दो, तो आप S12 में से S11 माइनस कर दोगे। कोई कहे S30 निकाल कर दो, तो अब S30 में से S29 माइनस कर दोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां पर an निकालना अगर Sn दिया हो तो बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो ये तरीका जो है आप ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, और फिर मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।